लिखा रहता था नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड इन इंडिया, नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड ऑफ इंडिया। लेकिन आज 2-3 सालों के अंदर ही वो नंबर 1 पोजीशन छीन चुकी है, बॉक्सेस एकदम क्लीन हो चुके हैं। तो कौन है उस नंबर 1 पोजीशन पे और कौन है लास्ट नंबर पे? तो कुछ टाइम पहले आईडीसी की एक रिपोर्ट आती है जिसमें वो बताते हैं बेसिकली इंडिया में किस स्मार्टफोन ब्रांड की क्या रैंक है, कौन कितने स्मार्टफोन बेच रहा है, किसने क्या पोजीशन होल्ड कर रखी है। तो हम बेसिकली इस वीडियो में जानेंगे कैसे स्मार्टफोन ब्रांड्स का इंडस्ट्री में तख्ता पलट होता है, कैसे एक स्मार्टफोन ब्रांड इंडस्ट्री को लीड करता है, कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड है जो अभी के वक्त में स्ट्रगल कर रहा है और कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड है जो बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ है और कैसे वो सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स बेच लेता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्ड वन से। कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड ऐसा है जो इंडिया में इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है? और मुझे लगता है कि हर किसी को सबसे पहले इसे झट से दिमाग में आएगा OnePlus। लास्ट ईयर 2023 तक OnePlus काफी टफ कंपटीशन देता था बाकी सभी ब्रांड्स को मिड रेंज में और अपर मिड रेंज में, लेकिन इस वक्त ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। उनका आधा मार्केट से खत्म हो चुका है और ये मैं नहीं कह रहा, Q3 2023 की एक रिपोर्ट कहती है कि 6th रैंक होल्ड करता था OnePlus, लेकिन आज वही एक साल बाद 10th रैंक को होल्ड करता है। वैसे तो इसकी पोजीशन डाउन जाने के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मेजरली 3 पॉइंटर्स के बारे में बात करते हैं जिनके ऊपर OnePlus ने अपनी रेपुटेशन को खोया है। तो सबसे पहला पॉइंटर है नो ऑफलाइन प्रेजेंस। बेसिकली किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड या फिर किसी भी ब्रांड को सर्वाइव करने के लिए ऑफलाइन प्रेजेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन OnePlus की स्टार्टिंग होती है एक ऐसे वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बनाने वाली कंपनी के रूप में जहां पे उनका सारा फोकस ऑनलाइन में ही होता है। धीरे धीरे ये ऑफलाइन में आते भी हैं, लेकिन बाकी सभी ब्रांड्स के मुकाबले इनके मार्जिन इतने कम हैं, जो थर्ड पार्टी सेलर्स हैं उन्होंने ऑलमोस्ट इनको बैन कर दिया अपने स्टोर से। तो इस तरीके से आज इनके जो फोन्स हैं वो आपको थर्ड पार्टी स्टोर्स पे बहुत ना के बराबर मिलेंगे या फिर मिलेंगे ही नहीं। और सेकंड मेजर पॉइंट है RGB लाइट इन डिस्प्ले। नथिंग जैसे ब्रांड जिनकी कॉम्पिटिटर हैं वो बेसिकली पीछे लाइट लेके आते हैं, लेकिन ये लोग डिस्प्ले में RGB लेके आने लगे। बेसिकली जैसे ही आप OnePlus के किसी फोन को अपडेट करते, कुछ टाइम पहले तक इतना डर हो गया था अपडेट्स को लेके कि किसी भी प्राइस का OnePlus का फोन हो, हर दूसरे फोन में आपको RGB लाइंस देखने को मिल जाएंगी बीच में। और उसके बाद एक ब्रांड की पॉजिटिव अप्रोच ये होती है कि या तो वो डिस्प्ले को चेंज करके दे या फिर उसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी बग्स हैं उनको ठीक करे। लेकिन OnePlus ने ये सारी चीजें भी नहीं करी। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इन्होंने पॉजिटिव अप्रोच नहीं रखी। स्टार्टिंग में इन्होंने वो रिपेयर भी करा, लेकिन रिपेयरिंग का जो टाइम था वो 7 से 8 दिन का। और एक्चुअली OnePlus के स्मार्टफोन महंगे होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल Vivo, iQOO, Oppo के कंपेयर में। और ऐसे प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड के पास जाने के बाद हर कोई अपने फोन को खुलवाना नहीं चाहता। तो ना चाहते हुए भी एक तो उनका फोन खोला जा रहा है, एक उनसे फोन 7-8 दिन दूर रह रहा है, तीसरा अभी के वक्त में जितने भी फोन में ग्रीन लाइन इश्यूज आ रहे हैं उनको सोल्व ही नहीं किया जा रहा। लेकिन एक्चुअल में कस्टमर की उसमें कोई भी गलती नहीं है। और अभी तो हाल ये है कि इनके नए नवेले OnePlus 12 के अंदर जो 60,000 रुपए का फोन है ऑलमोस्ट, उसके अंदर भी आपको ये सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। अभी हमने रिसेंटली टेस्टिंग के लिए OnePlus 13 मंगवाया चाइना से, क्योंकि 1 महीने बाद वो इंडिया में भी आ जाएगा। तो उसमें भी हमें इतने बड़े इंप्रूवमेंट्स नहीं दिख रहे हैं कि उनको कंसीडर करके इन सारे नेगेटिव पॉइंट्स को नजरअंदाज कर दिया जाए कि हाँ मुझे OnePlus 13 ही लेना है। और अब थर्ड मेजर पॉइंट, RGB लाइट का इशू अभी खत्म नहीं हुआ था, मदरबोर्ड डेड का इशू अलग आने लगा था। यहाँ पे ये इश्यूज आते हैं आफ्टर अपडेट। मतलब एक तरफ से आप स्मार्टफोन को अपग्रेड करना चाहते हो OS में, लेकिन वहां पे वो हार्डवेयर में डाउनग्रेड हो जाता है और आपका फोन ऑन ही नहीं होता है। तो ऐसी चीजें जब सोशल मीडिया पे फैलने लगी तो ब्रांड ने ऑफर किया कि हम 30% डिस्काउंट दे देंगे। मतलब एक 20 से लेके 25,000 रुपए के बीच की जो मदरबोर्ड की प्राइस है उसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब ऑलमोस्ट आपको 15,000-14,000 रुपए के लगभग पे करने पड़ेंगे। भाई उतने में एक नॉर्मल फोन आ जाता है। इंडिया में OnePlus सबसे ज्यादा फोन बेचता था एक टाइम पे, ट्रस्ट बहुत नेक्स्ट लेवल था। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ सालों में ये दिखेगा भी नहीं। तो अब नीचे की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं बिल्कुल टॉप लेवल जिसने होल्ड कर रखी है। 2 क्वार्टर से लगातार इंडिया में जो नंबर 1 रैंक पे बना हुआ है वो है Vivo। और Vivo के नंबर 1 पे रहने के बहुत सारे रीजंस हैं। Vivo बेसिकली फॉलो करता है ओमनी चैनल मार्केटिंग को, जिसमें ये बैलेंस कर पाता है ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट को, जिससे ऑफलाइन में भी इनको फायदा होगा, ऑनलाइन में भी इनको फायदा होगा। लाइफ के बेस्ट डाइनिंग मोमेंट्स के लिए चूज वीजा इन्फिनिट। द वर्ल्ड हैज इन्फिनिट एक्सपीरियंसेस, फाइंड योर्स। सेकंड पॉइंटर, Vivo और Oppo।
ये दोनों ब्रांड ऐसे हैं जो ऑफलाइन रिटेलर्स को सबसे ज्यादा मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी ऑफलाइन रिटेलर के पास चले जाओ, वो आपको बाय डिफॉल्ट जो फोन ऑफर करेगा सामने से कि ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो पक्का 100% है ओप्पो और वीवो में से कोई एक प्राइमरी फेस में आएगा। अब उसमें थोड़ा सा प्रिसाइसली बताऊं तो वीवो की जो वाई सीरीज है और वहीं जो वीवो की V40e जैसे फोन्स हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा मार्जिन ऑफर किए जाते हैं रिटेलर्स को, जिसकी वजह से आपको हर बार यही फोन चिपकाए जाते हैं रिटेलर के द्वारा। वीवो को दूसरी तरफ ये भी पता है कि वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन जो हैं वो ऑनलाइन में ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले थोड़े ज्यादा सयाने होते हैं, उनको चाहिए बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी मसाला। तो उनके लिए इन्होंने Vivo T3 Ultra, Vivo V40, V40 Pro जैसे फोन निकाल रखे हैं जो हाई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि V40 सीरीज को अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि यार इसमें इतना ज्यादा ओवरऑल मसाला नहीं है, लेकिन जिस प्राइस में वो आ रही है उसमें उतना अच्छा लुक प्लस कैमरा कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो जिनकी कैमरा और लुक प्रायोरिटी होंगी उनको Vivo V40 सीरीज के साथ ही जाना पड़ेगा। अब Vivo जब भी आपके दिमाग में आएगा तो उसके साथ एक पैरेलली नाम जरूर जुड़ के आएगा और वो है iQOO। अब Vivo फ्लिपकार्ट को टारगेट कर रहा है तो iQOO Amazon को टारगेट कर रहा है। यहाँ पे और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन दिए जाते हैं। वही जो Vivo वाले फोन ही होते हैं उनको थोड़ा सा ट्विक किया जाता है और वो बिकते हैं iQOO की ब्रांडिंग में Amazon के अंडर। यहाँ पे अगेन iQOO की ग्रोथ आप देखोगे तो भाई वो तो सरप्राइजिंगली बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। लास्ट ईयर से इस साल की ग्रोथ को कंपेयर करोगे तो iQOO की ग्रोथ 101% हुई है, और किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड का एक साल में 100% ग्रोथ देना ये सरप्राइजिंगली बहुत कमाल है। और मुझे लगता है दोनों ब्रांड्स मिलने की वजह से इनकी जो सॉफ्टवेयर टीम है वो बहुत अच्छे से काम कर पाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों के अंदर आपको FunTouch OS वही माल मसाला मिलता है, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन लाइन इश्यूज, मदरबोर्ड डेड इश्यूज ये वो सारे आते नहीं है। वरना अब तक रेडमी, पोको, OnePlus बड़े बड़े ब्रांड्स कोई इसका शिकार हुए बिना बचे नहीं है, लेकिन iQOO और Vivo के साथ ऐसा नहीं है। और साथ ही इनकी जो आफ्टर सेल सर्विसिंग है वो इतनी ज्यादा पॉलिश्ड है कि आपको उसके साथ बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील आती है। आपको सामने बिठा के आपका फोन रिपेयर कर देंगे, वो भी कुछ मिनटों में। ये एक्सपीरियंस लिटरली आपको इंडिया में बहुत कम या फिर कोई भी प्रोवाइड नहीं करता होगा स्मार्टफोन्स में। साथ ही में ऐसा नहीं है कि Vivo के डिस्प्ले में आज तक प्रॉब्लम आए नहीं है, आए हैं, लेकिन इन्होंने इतनी शातिरता से भाई रिप्लेसमेंट दिया है ना फ्री में कि वो चीजें बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ हैंडल हो चुकी। अब नेक्स्ट बात करते हैं मोटोरोला की। 2023 तक मोटोरोला किसी भी टॉप रैंक में नहीं आता था, और उसके 2 साल पहले तक तो मोटोरोला के फोन एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, ढंग से कोई लेना ही नहीं चाहता था। लेकिन अब 2024 के फर्स्ट क्वार्टर से ही मोटोरोला टॉप 10 की लिस्ट में आने लगा, जिसके बहुत सारे रीजन थे। ना तो इनके फोन्स उतना क्वालिटी मीट करते थे, मोटे मोटे फोन्स होते थे, ना देखने में अच्छे लग रहे, ना इनकी पैकेजिंग अच्छी होती थी, बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक कर देते थे। लेकिन अभी के वक्त में इतना स्लिम ट्रिम कर दिया है ना मोटोरोला को कि नाम के साथ ना वो चीजें जा ही नहीं रही हैं। 8-8 हजार रुपए के फोन में ये लेदर बैग डिजाइन दे देते हैं, 20 हजार रुपए के फोन में IP68 रेटिंग्स दे देते हैं, और ये सारी चीजें सोल्व होने के बाद भी इनके कैमरा में एक पिंकिश टोन आती थी, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा अप टू द मार्क नहीं होता था। लेकिन अभी वो भी रिफाइंड कर दिया इन्होंने। 30,000 के नीचे वाले फोन्स को देखो आप, कितना ज्यादा रिफाइंड कैमरा आपको मिलता है। ऑल्दो ये वीवो, ओप्पो के लेवल का शायद अभी भी नहीं है, बट स्टिल बाकी सारी चीजें जो इतने प्रोवाइड कर रहे हैं ये, वो उतने स्पेसिफिकेशन लिटरली कोई और अदर ब्रांड प्रोवाइड कर ही नहीं रहा है। और लोगों का परसेप्शन भी चेंज हुआ है, उनकी प्रायोरिटी चेंज हुई है। जो पहले परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन खरीदते थे वो आज कैमरास को भी देख रहे हैं, इवन कैमरा को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। और ये चीज आपको ये लिस्ट समझा देगी अच्छे से। 5.7% मार्केट शेयर है पोको का। पोको हमेशा परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन बनाता है, गेमिंग स्मार्टफोन बनाता है। और 5.8% है मोटोरोला का मार्केट शेयर। ये ब्रांड ऑलमोस्ट सिमिलर बैठे हुए हैं, और आगे आने वाले 1-2 साल में देखोगे आप मोटोरोला बहुत आगे जा चुका होगा पोको से, अगर पोको ऐसे ही परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन बनाता रहा और मोटोरोला ऐसे ही ओवरऑल स्मार्टफोन बनाता रहा। मोटोरोला बहुत सालों से इंडिया में है, लेकिन आज भी इंडिया में लोगों को पता नहीं है कि लेनोवो ओन करता है मोटोरोला को। और ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है जैसे पुराने टाइम का मोटोरोला फोन हुआ करता था। सबसे पहला वैसे वायरलेस फोन जो है वो मोटोरोला ने ही बनाया था, तो उस तरीके से ट्रस्ट बना हुआ है आज भी। तो जब भी ये कुछ अच्छा काम करेगा डेफिनेटली इसको अप्रिशिएशन ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू अदर ब्रांड।
और इससे भी आगे जाना है या फिर इस पोजीशन को होल्ड करना है तो इनको सॉफ्टवेयर बग्स जो हैं उनको बहुत जल्दी रिसोल्व करना पड़ेगा, बहुत जल्दी अपडेट्स लाने पड़ेंगे। एक अपडेट्स को छोड़ के इनके फोन में ज्यादा दिक्कतें इस वक्त है नहीं। बाकी अदर ब्रांड्स की बात करें जैसे सैमसंग हो गया, रियलमी हो गया, शाओमी हो गया, ये ब्रांड्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन डे बाय डे, क्वार्टर बाय क्वार्टर इनका मार्केट शेयर गिर रहा है इंडिया में। जहां रियलमी और शाओमी के साथ मेजर इश्यू ये है कि ये लोग पहले ऑनलाइन में अपना पूरा मार्केट जमा के बैठे थे, अब इनको समझ में आया कि भाई ऑफलाइन भी मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है, इवन ऑनलाइन से ज्यादा बड़ा है, तो इन्होंने बहुत ज्यादा ऑफलाइन में अपने स्टोर्स खोले, ऑफलाइन में आने की सोची। लेकिन तब तक भाई वीवो और ओप्पो अपने पैर जमा चुके थे, हर जगह होर्डिंग्स ओप्पो और वीवो की ना दिखें ऐसा हो नहीं सकता, और इन्होंने बहुत अच्छे से इंडियन मार्केट को समझ लिया है। और सबसे बड़ा मेजर इशू इनके साथ ये है कि एक बार में ये मासेस में फोन बेच भी रहे थे, लेकिन हमेशा अपने ब्रांड की वैल्यू उतनी ही रखी कि हाँ हम एक मीडियोकर फोन बना रहे हैं, हम एक एंट्री लेवल फोन बना रहे हैं। तो ऐसे में प्रीमियम वाली इनकी मार्केटिंग हो ही नहीं पाई। आज ये 40,000 के फोन भी बना रहे हैं, 50,000 के बना रहे हैं। और फोन्स को महंगा बेचने का सीधा सा रीजन ये है कि उनको ऑफलाइन रिटेलर्स को ज्यादा मार्जिन देना पड़ता है एज कंपेयर टू ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजन। और साथ ही आज इंडिया में मोबाइल को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है, इसलिए जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड लिमिट ज्यादा है वो सीधा एप्पल की तरफ बढ़ जाते हैं, जिनके पास क्रेडिट कार्ड लिमिट कम है, जो मांग तांग के काम चला रहे हैं, वो सारे जाते हैं फिर वीवो, ओप्पो या फिर सैमसंग के साथ। क्योंकि जमाना ऐसा ही है, मैक्सिमम लोग अपने हाथ में एक प्रीमियम फोन होल्ड करना चाहते हैं, वो 5-10 हजार 15 हजार रुपए वाला जमाना जा चुका है। और अब बात करते हैं एप्पल की। 8.6 मार्केट शेयर है अभी क्वार्टर 3 2024 में एप्पल का, और एप्पल एक बहुत महंगी कंपनी है। 8.6% मार्जिन का भी सीधा सा मतलब यह है कि जितना नंबर 1 पे वीवो कमा रहा है उससे कहीं ज्यादा एप्पल कमा रहा है, क्योंकि ये अपने फोन में मार्जिन बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल रखते हैं। यहाँ पे इनका मार्केट शेयर बढ़ने के 2-3 रीजन हैं। एक तो बीबीडी सेल का इनको बहुत तगड़ा फायदा मिला है, उसके बाद मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, जब से मेड इन इंडिया आईफोन बनना स्टार्ट हुए हैं, एक तो वो देशभक्ति वाली भावना ने हमें कुछ ज्यादा ही आईफोन लेने में मजबूर कर दिया है कि हमारे इंडिया में बन रहे हैं, इंडिया से बाहर भी जा रहे हैं, तो उससे एप्पल को बड़ा फायदा हुआ है। दूसरी चीज, थोड़ी सी प्राइस कम हुए हैं, जैसे अभी आईफोन 16 सीरीज लॉन्च हुई, उसके साथ 15,000 रुपीज कम हो गए। ऑल्दो ये यूएसए, दुबई वगैरह से कंपेयर करोगे आज भी बहुत ज्यादा महंगा है, बट थोड़ा सा तो सस्ता हुआ। और इस टॉप वाली लिस्ट में सेकंड नंबर पे है ओप्पो। ओप्पो तो मैं ऐसा कहूंगा कि भाई वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस ज्यादा नहीं बनाता, लेकिन डिस्काउंट्स बहुत तगड़े देता है। अगर आप ओप्पो के ऑफलाइन स्टोर पे जाके देखते हो तो आपको बहुत तगड़े डिस्काउंट मिल जाएंगे, और फोन भी एक्चुअली इनके अच्छे ही होते हैं। अभी ये थोड़ा सा ऐसे पथ भ्रमित हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे आ जाएंगे मुझे लगता है लाइन पे, क्योंकि वीवो बहुत तगड़ा काम कर रहा है और इनकी तो भाई बहन भाई वाली जोड़ी है बढ़िया, तो डेफिनेटली कुछ तगड़ा होगा। अब अगर सबको सम अप करके ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे मैथमेटिक्स कुछ अलग ही है भाई। नंबर 1 वीवो, सबसे नीचे हमने बात करी वन प्लस, नंबर 2 पे ओप्पो। भाई ये जो ब्रांड्स है ना सारे एक ही हैं, फर्क ही नहीं पड़ता इनको लास्ट में कौन है, नंबर 1 पे कौन है। ओवरऑल जो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट शेयर है वो 50% है। मतलब ये एक ही कंपनी है जिसने अपने सब ब्रांड्स बना रखे हैं, वीवो, ओप्पो, आईक्यू, वन प्लस, रियलमी, ये सारों का मार्जिन मिला के एक ही हवेली में जाता है, वो है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन्होंने 50% पोजीशन होल्ड करी हुई है इंडियन मार्केट में। बाकी में सारे आते हैं, चाहे एप्पल हो गया, चाहे सैमसंग हो गया, टेक्नो हो गया, इन्फिनिक्स हो गया, सब जोड़ लो, और मोटोरोला वगैरह। और अब तक कोई भी ब्रांड इन्हें बीट नहीं कर पाया है और ना ही कर पाएगा।